हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज डिस्कस कर लेते हैं जॉन डन की एक और इम्पोर्टेंट पोएम, अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। टाइटल को समझ लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, जो वैलेडिक्शन टर्म है ये यूज होता है, आप मान के चलिए, विदाई शब्द के लिए। आप हिंदी में इसको समझ सकते हैं कि विदाई, जब हम किसी को विदाई देते हैं, जैसे वैलेडिक्टरी समारोह आयोजित किए जाते हैं उस हिसाब से। एंड फॉरबिडिंग का मतलब है यहाँ पर निषिद्ध, ऐसी चीज जो नहीं की जानी चाहिए। तो इस पोएम के टाइटल के तहत ये दर्शाने की कोशिश की है उन्होंने कि जो मोर्निंग है, विलाप है, रोना धोना है, वो सच्चे प्यार में निषिद्ध है। ये जा रहे हैं किसी, जो एक्चुअल लाइफ थी इस पोएम को, एक्चुअल इंसिडेंट इस पोएम को लिखने की। जॉन डन को जाना था कहीं किसी पॉलिटिकल टूर पर, इसकी वजह से उनकी पत्नी एनीमोर थोड़ी परेशान थी और उनको समझाने के हिसाब से उन्होंने ये पोएम लिखी थी। 1633 में पोस्टुमसली इसको पब्लिश किया गया था। चलिए, उन्होंने इनसे लव मैरिज की थी तो काफ़ी प्यार था और इस बात को उन्होंने बताने की कोशिश की है इस पोएम के तहत कि चाहे मैं रहूं या ना रहूं, हमारे बीच जो बॉन्डिंग है, प्यार है, कंपैटिबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बरकरार रहेगी। थीम्स इस पोएम में जो कवर की गई हैं वो है सेपरेशन, लव एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। टोटल इसमें 9 स्टेंजास हैं और छोटे छोटे हैं, 4 लाइन्स ईच। इसके अलावा स्पिरिचुअल लव की बात करती है पोएम। जैसे आजकल का जो प्यार का स्वरूप है वो बहुत कुछ बदल चुका है। ये पोएम बहुत पहले लिखी गई थी, उस समय लोगों में फिडेलिटी थोड़ी ज़्यादा थी, आजकल थोड़ी फिडेलिटी थोड़ी सी कम होती जा रही है। हालांकि हर जगह नहीं, हर चीज़ का कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है। यहाँ पर वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो प्यार है उसमें रोना धोना, विदाई के वक्त रोना धोना, ये निषिद्ध है, ये आपको नहीं करना चाहिए। वो अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। पहला स्टेंजा वो कहते हैं, एज वर्चुअस मेन पास माइल्डली अवे। पास अवे का मतलब होता है मर जाना। वर्चुअस का मेन मेन का मतलब यहाँ पे है कि जो बहुत ही गुणवान लोग होते हैं, बहुत महान लोग होते हैं, वो इवन मौत से भी नहीं डरते हैं और सिंपली मौत को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और बहुत ही हेरोइकली एक्सेप्ट करते हैं विदाउट बीइंग अफ्रेड ऑफ इट। ठीक, ये तुलना कर रहे हैं यहाँ पर। एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो, यहाँ तक कि वो अपनी आत्माओं को बोलते हैं बड़े प्यार से। विस्पर का सेंस यहाँ पे होता है बुदबुदाना, धीरे से कहना। तो वे कहना चाह रहे हैं कि आत्माओं से वो अपनी कहते हैं कि ठीक है, अब आप जाइए। मीन्स उनका पूरा कंट्रोल है उनके अपनी आत्मा पर, या उनकी अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल है। जैसे वर्चुअस मैन है, वैसे ही हम लोग हैं, हमारा भी पूरा कंट्रोल हमारी फीलिंग्स पे है। वो कह देते हैं हाँ ठीक है, अब आप जाइए। जैसे हम लोग महाभारत रामायण में देखते हैं कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने प्राण, उनके प्राण निकल गए, हम ये बोलते हैं उन्होंने प्राण त्याग दिए। मीन्स उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा किया हो। मीन्स उनको इतनी ज्यादा अपने ऊपर कंट्रोल था, इस तरह से। वाइल सम ऑफ देयर फ्रेंड्स डू से, जब वर्चुअस मैन ऐसे हैं जो इजिली मौत को एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट बीइंग अफ्रेड, एकदम हेरोइकली कि हाँ ठीक है, हम डरते नहीं हैं, हमने जो किया अपनी लाइफ में अभी तक, पूरी जिंदगी अपने जी है, अब हमारा टाइम आ गया तो ठीक है। वही दूसरी तरफ वाइल्ड्स सम, वाइल्ड्स का मतलब मीन वाइल, यहाँ पे है ठीक उसी वक्त। वाइल्ड्स का मतलब है, आप समझिए, मीन वाइल, ठीक उसी वक्त उनके कुछ सैड फ्रेंड्स जो दुखी हैं, उनके लोगों के कह सकते हैं देहावसान पर। इन लोगों का जो वर्चुअस मैन का देहावसान हुआ है उस पर ये लोग जो दुखी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि द ब्रीथ गोज नाउ एंड सम से नो। तो वो दुखी है उनकी मौत पे, ऊपर से अपने बारे में भी सोचते हैं कि क्या हमारी मौत अभी होगी या बाद में होगी, या उनको लगता है कि वो मरे कि नहीं मरे। कुल मिला के ये जो लाइन है, इसका मतलब ब्रीथ गोज, ब्रीथ का मतलब यहाँ पे आप मान के चलिए सोल, आत्मा, जो हम कहते हैं सांस, है ना, सोल, जिसको हम कहते हैं कि सांस रुकी, अब रुकी, तब रुकी। कुल मिला के ये लोग पूरी तरह से कंफ्यूजन में रहते हैं, पूरी तरह से डरते हैं मौत से। सो दे आर नॉट सर्टेन व्हेन दे आर टू गो टू द किंगडम ऑफ हेवन। ठीक वैसे ही जैसे वर्चुअस मैन साइलेंटली चले जाते हैं दुनिया छोड़ के, बिना हो हल्ला किए, चिल्लाते नहीं हैं। दूसरे लोग चिल्लाते हैं, मौत से डरते हैं। ठीक वैसे ही सो लेटस मेल्ट, देखिए पूरा जो स्टेंजा है उसका सेंस यहाँ पे मान के चलिए सो, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हुआ था ठीक वैसे ही। लेटस मेल्ट, मेल्ट का मतलब क्या होता है, पिघल जाना, लेकिन यहाँ पे मतलब है सेपरेट, यहाँ पे मतलब है सेपरेट होना, अलग होना। ठीक है,
आइए हम विदाई लेते हैं। एंड मेक नो नॉइज, और हम कोई शोर नहीं करेंगे, कोई दिखावा नहीं करेंगे। आजकल लोग किसी को सी ऑफ करने जाते हैं एयरपोर्ट ट्रेन पे, तो आजकल लोग रील्स बनाते हैं, व्हाट्सअप स्टेटस लगाते हैं, और जाने ना जाने क्या क्या कैसे कैसे दिखाते हैं कि जैसे कि वो मरे जा रहे हैं। कोई स्टोरी लगाता है फेसबुक, कोई कुछ करता है। तो वो कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हालांकि ये चीज़ें उस समय नहीं थी, लेकिन और तरीके थे दुनिया को जताने के, चिल्ला के बताना, रोना धोना पब्लिकली, हाय मैं मर ही जाऊं टाइप, सैयारे गाने टाइप। तो इस टाइप का नहीं था। वो कह रहे हैं कि हम कोई शोर नहीं करेंगे, नो टीयर फ्लड्स, और हम इतना नहीं रोएंगे कि हमारे आंसुओं की धारा बहने लगे या बाढ़ आ जाए आंसुओं की। इतना ज़्यादा हम रोना धोना भी नहीं करेंगे, यह हमें नहीं करना चाहिए, वो अपनी बीवी को समझा रहे हैं। नॉर साई टेम्पेट्स मूव, और ना ही हमारी आहें इतनी होनी चाहिए, साई का मतलब आहें इतनी नहीं होनी चाहिए कि तूफान आ जाए, तूफान चलने लग जाए आहों के। ऐसा हम नहीं दिखाएंगे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो इस तरह से बताते हैं। फिर वो कहते हैं ट्वर प्रोफेशन, प्रोफेनेशन, एक्चुअली ये इट वर का, ट्वर का मतलब है इट वर या इट वॉस, आप समझ लीजिए। प्रोफेनेशन, प्रोफेनेशन का मतलब होता है किसी चीज को मतलब दूषित करना या किसी चीज की वैल्यू गिरा देना। वो कहते हैं अगर तुम रोगी हमारे जाने पर, मैं जा रहा हूँ और तुम रोगी या मैं भी रोऊं, और हम दिखाएं दुनिया को कि हम दोनों दुखी हैं एक दूसरे को छोड़ने के लिए, तब मान के चलिए हमने जो भी अभी तक खुशियां साथ साथ बिताई हैं, जो अच्छे पल बिताए हैं, वो हम मान के चलिए उनको हम दूषित कर देंगे। हम दूसरों को दिखा देंगे, लोगों को लग जाएगा कि इनका प्यार सिर्फ यूं ही था, और वो अभी तक की जो खुशियां हैं उनमें ग्रहण लग जाएगा, वो दूषित हो जाएंगी। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, लोगों को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा। टू टेल द लेटी, लेटी का मतलब यहाँ पे है कॉमन मैन, जो साधारण लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं वो, कि जो साधारण लोग हैं उनके प्रति हमारा प्यार पता चल जाएगा। टू टेल द लेटी और लव, कि वो हमारे इस प्यार को जान जाएंगे कि इनका प्यार सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, अभी तक ये लोग परफेक्ट कपल जैसे दिख रहे थे, ऐसा नहीं था। तो हमें वो नहीं करना है। मीन्स हमें ना रोना है, ना हमें आहों के तूफान लाने हैं, ना कोई शोर करना है, ना आंसुओं की बाढ़ लानी है। तो ये कुछ भी हमें ऐसा नहीं करना है। जो मेटाफिजिकल कंसीट होते हैं, उसमें आप देखें कि कंसीट का मतलब क्या होता है कि एक कोई कंपैरिजन की जाती है इंटेलेक्चुअली, और वो सरप्राइजिंग होती है। कंपैरिजन दो चीज़ों के बीच में की जाती है जो कि अनकॉमन होती हैं, अपने आप में वो कॉमन नहीं है। ठीक जैसे आहों की तुलना तूफान से कर दी है, इंटेलेक्चुअली सरप्राइजिंग। तो ये मेटाफिजिकल कंसीट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मेटाफिजिकल पोएट, चाहे वो डन है या काउली हैं या और भी हैं एक दो। मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर्स, अब वो इस लाइन में कहना चाह रहे हैं कि जब जमीन हिलती है, मूविंग ऑफ अर्थ का मतलब यहाँ पे है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मीन्स जो भूकंप आता है, कि जब भूकंप आता है तो वो बहुत ज़्यादा हार्म्स एंड फियर्स, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, बर्बादियां लाता है, लोगों में डर पैदा कर देता है। मीन्स लोग ऐसा देखने में ऐसा महसूस कर पाते हैं, महसूस क्या, बैठे हुए हैं अचानक से बिल्डिंग ऊपर से कोलैप्स हो गई, तो उसमें महसूस क्या करना, उसमें तो सीधे आदमी खत्म ही हो जाता है, या जो बच जाते हैं दूसरी तरफ देखते हैं बिल्डिंग गिरती हुई। मैन रेकन वॉट इट डिड, रेकन का मतलब कैलकुलेट, कि लोग कैलकुलेट कर लेते हैं या ऑब्जर्व कर लेते हैं। कैलकुलेट मानिए या ऑब्जर्व मानिए, लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं कि भूकंप से क्या क्या नुकसान हुआ। व्हाट इट डिड एंड इट मीन्ट, और इसका पूरा का पूरा आशय क्या था, अर्थ क्या था, कुल मिला के जो बर्बादी की है भूकंप ने कितनी की है, लोग आराम से एहसास कर लेते हैं। मीन्स इन दो लाइनों का मतलब यह है कि जो चीजें हम अपने सेंसेस से जान सकते हैं, जो हमारे सेंसेस हैं उनसे हम देख सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, हम उन्हीं का अनुमान लगा सकते हैं। बट ट्रेपिडेशन ऑफ द स्फीयर्स, ट्रेपिडेशन यहाँ पे है कंपन, ऑफ स्फीयर्स जो ग्रह हैं उनका जो कंपन है, दो ग्रेटर फार, बहुत ज्यादा है। मीन्स जो अर्थक्वेक है वो तो हमें दिख रहा है, भूकंप आया, पृथ्वी हिल गई, तबाही मच गई, हर तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम, तमाम लोग बेचारे मुसीबत में फंसे हैं, वो हमें दिख रही है चीजें। लेकिन उस भूकंप से कहीं ज्यादा ग्रहों के जो कंपन होता है सौर मंडल में, अपने एक गैलेक्सी में, उसमें वो ट्रेपिडेशन उस भूकंप से कहीं ज्यादा ग्रेट है। लेकिन क्योंकि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो इनोसेंट है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पैराडॉक्सिकल थिंकिंग है, पैराडॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। एक कि वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है उस कंपन से, भूकंप से भी ज़्यादा, लेकिन क्योंकि हम जानते नहीं है भाई, हमें उस सौर मंडल की जानकारी नहीं है, तो हम उसको नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो वो इनोसेंट है। वैसे ही जो हम प्यार समझ पा रहे हैं एक दूसरे का, तो मान के चलिए वही हमको पता है। तो कॉमन लोग हैं वो बस फिजिकल लव को ही पहचान पाते हैं, और जो ग्रेट लव है, स्पिरिचुअल लव है, डीप लव है, ये दूसरी दो लाइनों का मतलब है, उसको सब लोग नहीं समझ पाते। शुरुआत की दो लाइनों का मतलब हो गया है फिजिकल लव, और इन दो लाइनों का मतलब हो गया है स्पिरिचुअल लव। इस लव को सब लोग समझ नहीं पाते, वो कहीं ज्यादा ग्रेट है उस फिजिकल लव से। आगे वो कहते हैं कि डल सबलूनरी लवर्स लव। डल का मतलब होता है मंद बुद्धि, या कह सकते हो आप पैसिव, पैसिव, भद्दा। सबलूनरी का मतलब सांसारिक जो लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं सबकी बात की गई है। लवर्स लव, सांसारिक लोगों का लव, या ऐसे लव, लोगों का लव जो सेंसुअल हैं, मतलब दे लव ओनली फॉर किसेस एंड लाइक जो भी फिजिकल एक्टिविटी है उसके लिए वो प्यार कर रहे हैं। और जिनकी सोल, हुज सोल इज सेंस, सोल इज सेंस का सेंस, कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ सेंसुअल हैं, जिनका पूरा का पूरा प्यार टिका हुआ है सेंसुअलिटी पे, कैन नॉट एडमिट अब्सेंस। और ऐसे लोग जब अलग हो जाते हैं, जैसे ही प्रेमी प्रेमिका अलग हो जाते हैं, तो क्या होता है कि वो उस प्यार को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं, उस सेपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनका प्यार अलग हो जाता है। जैसे ही प्रेमी प्रेमिका नजर से ओझल हुआ, उनको कोई और मिल गया, उनको कोई और मिल गया आज के हिसाब से, तो वो उस अब्सेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनका प्यार चुटकियों में खत्म हो जाता है। क्योंकि यह डथ रिमूव इट, इट का मतलब यहाँ पे क्या है, सेपरेशन। ये जो सेपरेशन है ये दोनों चीजें खत्म कर देता है। क्या खत्म कर देता है? वो सेंसुअलिटी, वो म्यूचुअलिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जिससे ये बना हुआ था। उनका जो प्यार था इट वाज जस्ट सेंसुअल और अर्थी लव। जैसे ही वो एक दूसरे से अलग हुए, उनके बीच में जैसे ही फिजिकल डिस्टेंस आई, तो उनका प्यार खत्म हो जाता है। ऐसा वो बताते हैं, बट हमारे बीच में ऐसा नहीं होगा, ऐसा जॉन डन बोल रहे हैं अपनी पत्नी को, कि चाहे हम दूर रहें या एक अकेले रहें या कुछ भी हो, बट हमारा जो प्यार है वो स्पिरिचुअल है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दिस विल नेवर एंड। आगे वो बताते हैं कि बट वी बाय लव सो मच रिफाइंड, लेकिन हम लोग बाय लव, जो हमारा प्यार है उससे हम इतना ज्यादा रिफाइंड हो चुके हैं। रिफाइंड का मतलब यहाँ पे है कि वो लोग इतना ज्यादा अपग्रेडेड हो चुके हैं दोनों अपने उस प्यार से। अब वो प्यार उनका कैसा है? स्पिरिचुअल टाइप लव है, ठीक है। उनका जो प्यार है, यहाँ पे डन उनकी पत्नी के प्यार की बात हो रही है, कि वो इतना ज्यादा हम उससे अपग्रेडेड हो चुके हैं, इतना ज्यादा उठ चुके हैं उस सेंसुअल लव से, कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा उस सेपरेशन से। दैट आर सेल्फ नो नॉट वॉट इट इज। इवन हमसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योर लव, तो कह सकते हैं कि हम अपने आप में ही असफल हो चुके हैं, हम बता नहीं पाएंगे कि आखिर हमारा प्यार है क्या। मीन्स उनका प्यार पूरी तरह से वर्डलेस, शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते, एक्सप्रेशनलेस, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और इवन उस तरह से वो किसी को बता ही नहीं पाएंगे, एक्सप्लेन करने में फेल हो रहे हैं कि आखिर उनका प्यार है क्या, क्योंकि उसकी जो उसका जो लेवल है इतना ज्यादा बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग हो चुका है। बाकी लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे, खुद ये भी नहीं समझ पाएंगे। इट इज सो प्योर, सो स्पिरिचुअल। इंटर असर्ड ऑफ द माइंड। और उस प्यार से ये दोनों ही, इनके दोनों के मन पूरी तरह से इंटर असर्ड मीन्स क्या है? इंटर कनेक्टेड। पूरी तरह से उस प्यार से आंतरिक रूप से ये लोग जुड़े हुए हैं। इंटर कनेक्टेड, आंतरिक रूप से इन दोनों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। केयरलेस आइस लिप्स एंड हैंड्स टू मिस। अब वो केयर नहीं करते हैं किनकी? आइस, केयरलेस का मतलब ये, जैसे एक साथ अगर लिख दें तो इसका मतलब क्या होगा? लापरवाह, लापरवाह, कि हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। आइस, लिप्स एंड हैंड्स, जैसे आजकल फिजिकल लव में है, लोग आंखों की तारीफ करते हैं, लिप्स की तारीफ करते हैं, ओवरऑल जो फिजिकल ब्यूटी है प्रेमिका की उसकी तारीफ करते हैं। हैंड्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा टच, जो टच है एक दूसरे की उसको मिस करने लगते हैं जैसे ही कोई फिजिकली सेपरेट हुआ। लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि इन चीजों के प्रति ये लापरवाह रहेंगे। मीन्स ये इनको
आज मैं थोड़ा मीन्स ज़्यादा बोल रहा हूँ, थोड़ा माफ़ करिएगा इस चीज़ के लिए। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि इन चीज़ों को मिस नहीं करेंगे, वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठे हुए हैं क्योंकि उनका प्यार जो बेस्ड है वो लव पर है, ना कि फिज़िकल यूनियन पर, ट्रू यूनिटी पर है। आर टू सोल्स देयरफॉर व्हिच आर वन। और टू सोल्स विच आर वन का मतलब कि हमारी दोनों आत्माएं जो कि एक हो चुकी हैं, इतना ज्यादा ये दूसरे एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड है कि उनकी दोनों आत्माओं का अस्तित्व एक हो चुका है, सिंगल हो चुका है। यही है मेटाफिजिकल कंसीट जिसकी वो बात कर देते हैं। दो आई मस्ट गो एंड्यूर नॉट एट, वो कह रहे हैं यद्यपि मुझे जाना है, नॉट एट अ ब्रीच, एंड्यूर का सहन करना, सहन करना, एंड ब्रीच का मतलब यहाँ पे है गैप या कोई सेपरेशन या कोई दरार, या कोई दरार। वो कह रहे हैं कि यद्यपि हमारी आत्मा इस तरह से जुड़ी हुई है कि यदि मैं चला भी जाऊं तो आप मान के चलिए कि उनमें कोई दरार नहीं आएगी, उन आत्माओं में कोई दरार नहीं आएगी, हमारे मनों में कोई दरार नहीं आएगी, बल्कि इसका क्या होगा, बट एन एक्सपेंशन होगा, बल्कि इसका और विस्तार होगा। कैसा विस्तार होगा? लाइक गोल्ड टू एरी थिननेस बीट, स्वर्ण की तरह, जिस तरह से स्वर्ण होता है, ठीक उसकी आप चादर पीटते जाएंगे तो इतना पतला हो जाएगा कि उसकी वो फैलता ही चली जाएगी, उसकी चादर वो ब्रेक नहीं करेगी, क्योंकि जो गोल्ड है उसकी प्रकृति ऐसी होती है। तो इतना वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही हमारी जो जैसे गोल्ड में शुद्ध स्वर्ण है, उसको बीट पीटने से उसकी चादर बनती जाएगी, देयर विल बी नो ब्रीच, नो गैप, नो पार्टीशन। ठीक वैसे ही हमारी आत्माओं के बीच में भी कोई पार्टीशन, कोई गैप, कोई दरार नहीं आएगी, क्योंकि हमारा प्यार जो है वो एकदम स्वर्ण की तरह शुद्ध है। ठीक है। अब यहाँ से गोल्ड से तुलना की है, तो इस तरह के मेटाफर को क्या कहा जाता है? एक्सटेंडेड मेटाफर। जो पूरे स्टेंजा में मतलब एक तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड मेटाफर। आगे वो बोल रहे हैं कि इफ दे वी टू दे आर टू सो। वो कहते हैं ठीक है, मान लीजिए हमारी आत्माएं दो भी हैं, अगर एक नहीं है, जो भी पिछले स्टेंजा में इन्होंने कहा कि मान लीजिए हमारी आत्माएं दो भी हैं, एक नहीं है, तो उन्हें दो रहने दो। अगर है भी तो किस सेंस में है? दे आर टू, मतलब वो इस तरह से हैं। दे आर टू का सेंस है कि वो इस तरह से हैं, दे आर लाइक दैट, कि एज स्टिप कंपासेस आर टू, जैसे कि जो प्रकार होता है, आपने सबने देखा होगा जियोमेट्री बॉक्स में, हमारे यहाँ बच्चे खूब रखते हैं उसको सबको। तो प्रकार का मतलब उसकी जो जो टांगे हैं, दो लेग्स हैं, ठीक उनकी तरह हैं। देखने में वो आपने देखा ही होगा कि उनकी दो टांगे ऐसी हैं प्रकार की, लेकिन यहाँ ऊपर वो जुड़ी हुई हैं, एक जगह एक जुड़ी होती हैं, यहीं पे हम उसको इस्तेमाल करते हैं। डाई सोल, और उनमें तुम्हारी जो आत्मा है, डाई का मतलब उसकी बिलव्ड की आत्मा है, वो कैसी है? वो उस प्रकार की उस लेग की तरह काम करेगी जो जिसको एक पॉइंटेड नहीं रहती, जिसको हम लगा देते हैं और एक में पेंसिल लगा देते हैं, मान के चलो इसमें पेंसिल फिट कर दी तो यही गोल गोल घूमती है। मेक्स नो शो, मतलब वो नो शो टू मूव, वो नहीं मुड़े चलेगी। जैसे मैं जा रहा हूं अभी किसी पॉलिटिकल मूव पर, और ये इनकी आत्मा, इनकी पत्नी, वो घर पे रहेगी, तो वो उस फिक्स्ड फुट की तरह है, उस स्थिर पैर की तरह है प्रकार के, जो मूव नहीं करेगा, बस मैं मूव करूंगा। लेकिन बट डथ इफ अदर डू, लेकिन जब दूसरी चलेगी थोड़ी सी तो घूमेगी ये भी। आपने प्रकार यूज किया ही होगा कि जैसे हम घुमाते हैं तो घूमती ये भी है साथ साथ उसके, भले मूव ना करे लेकिन घूमेगी उसके पीछे पीछे। एंड दो इट इन द सेंटर सिट, और ये सेंटर में रहती है, जैसे ही ये सेंटर में बनी रहेगी। एट व्हेन द अदर फार डथ रोम, और दूसरी तरफ फार का मतलब पूरा चक्कर लगा देगी, ये सेंटर में घूमेगी। इट लीन्स एंड हार्कन्स आफ्टर इट, ये घूमती है, लीन्स का मतलब क्या है? झुकना, ये झुकती है उस मूव करती हुई टांग के प्रति, पैर के प्रति। एंड हार्कन्स आफ्टर इट, और इसके पीछे पीछे, हार्कन का मतलब क्या होता है? चक्कर लगाना या इसका ध्यान देना, इसके पीछे पीछे ध्यान देते हुए भागती है, ध्यान देती रहती है। एंड ग्रोज इरेक्ट एज दैट कम्स होम, अब यहाँ पर जैसे ये वाली दूसरी जो उसकी लेग है, वो जैसे ही पास में आती आती है फिर से इरेक्ट हो जाती है। मीन्स
कि इनका जो प्यार है वो भले ही एक पैर की तरह जॉन डन चले जाएंगे, और जो फिक्स फुट है इनकी पत्नी वो रहेगी, ध्यान देगी, और जैसे ही वो आएंगे वापस तो फिर से उसी पोजीशन में पहुंच जाएगी, उनका प्यार ठीक उसी पोजीशन में पहुंच जाएगा जिस पोजीशन में पहले था। लगेगा ही नहीं इनको कि ये इस तरह से अलग भी हुए थे। एक्चुअली इस लाइन में एंड ग्रोस इरेक्ट एज दैट कम्स, इसमें एक्चुअली एक सेक्सुअल इन्यूडो इस्तेमाल किया है उन्होंने, सेक्सुअल इन्यूडो इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब होता है कुछ छिपा हुआ मैसेज, वो एक एडल्ट थीम के हिसाब से हम कह सकते हैं। फिर वो एंड में कहते हैं सच विल्ट दाउ बी टू मी, और इस तरह से उस फिक्स्ड फुट की तरह, जो फिक्स्ड फुट है प्रकार का, दाउ बी टू मी, तुम मेरी तरह होगी, एंड हु मस्ट लाइक द अदर फुट, जो कि हु मतलब जिसको मस्ट चाहिए, लाइक द अदर फुट दूसरे फुट की तरह, ऑब्लिकली रन मेरे पीछे पीछे दौड़ोगी। ऑब्लिकली का मतलब क्या है यहाँ पे, तिरछे रूप में, ऑब्लिकली मीन्स तिरछे रूप से तुम मेरे पीछे पीछे चलोगी। दाई फर्मनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट, अब प्रकार का अगर एक भी पैर हिल जाता है तो जो हमारा सर्किल जो हम बना रहे होते हैं गोल गोल, जैसे ही थोड़ा सा हिला तो गलत हो जाएगा, अगर वो फर्म है सेंटर में एक पैर, तभी हमारा सर्किल पूरा बनता है। तो ठीक उसी तरह से माई सर्किल का यहाँ पे सेंस है कि मेरी जो फेथफुलनेस है, मेरी जो फेथफुलनेस है, या मेरा जो प्यार है तुम्हारे प्रति, वो इसलिए जस्ट है क्योंकि तुम भी फर्म हो अपने प्यार में, मेरे प्यार को लेकर के तुम्हारा भी मेरे पर पूरा भरोसा है। दैट्स वाई आई एम ऑल्सो फेथफुल टू यू, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ऐसा नहीं एक के बिना एक प्रकार का, एक पैर का प्रकार बेकार हो जाता है। एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगन, और तुम्हारी जो फर्मनेस है, तुम्हारी जो स्थिरता है प्यार में, जो तुम्हारी वफादारी है प्यार में, वो मुझे वहीं आकर के लाके छोड़ देती है जहां से मैंने शुरुआत की है। मतलब प्रकार वाली बात फिर से देख लेते हैं। ये है जॉन डन, ये है उनकी बीवी, और ये खूब घूमते रहे हर तरफ, घूमते रहे, और एंड में जब ये काम हो जाएगा तो दोनों टांगे, जैसे दोनों जो प्रकार हैं उसको हम ज्वाइन करके रख देते हैं, ठीक ये आके इकट्ठे हो गए। तो ठीक उसी हिसाब से कि वो कह रहे हैं कि जब दोनों पैर आके एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं प्रकार के, ठीक उसी प्रकार से मैं अपने आप को आकर महसूस करता हूं तुम्हारे साथ, एंड वी अगेन स्टार्ट द सेम लाइफ। तो ये जो कंपैरिजन किया है कंपास का उन्होंने अपने मूवमेंट को, तो इसी को ही कहा जाता है मेटाफिजिकल कंसीट। मेटाफिजिकल कंसीट, जो कि दो अनकॉमन चीज का एक कंपैरिजन किया जाता है इंटेलेक्चुअल। तो दोस्तों ये पोएम थी जो कि मैंने ट्राई किया आपको इजी रखने के लिए। आई होप यू वुड लाइक वीडियो। यू कैन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर द चैनल फॉर द मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।